हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तर्क शक्ति या रीजनिंग पढ़ रहे थे, जिसमें एक चैप्टर घड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी एग्जामों में उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि साधारण वर्ष एक होता है क्या, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है अधिवर्ष। दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष, जिसे ही क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है अधिवर्ष या लीप वर्ष या लीप ईयर। तो सबसे पहले जानते हैं साधारण वर्ष है क्या। तो ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होगा उसे बोलेंगे साधारण वर्ष, और जबकि जो लीप वर्ष है उसमें कितना होता है? 366 दिन। जो साधारण वर्ष होगा उसमें एक वर्ष में 365 दिन होगा, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होगा। एक दिन का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो साधारण वर्ष है वहां पर फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इसलिए जो लीप वर्ष है वो साधारण वर्ष से एक दिन ज्यादा होता है। अब आगे बात करें तो जो साधारण वर्ष होता है, अगर उसमें सप्ताह देखें तो इसमें कितना होता है? 52 सप्ताह और एक शेष दिन होता है। क्या होता है? 52 सप्ताह और एक शेष दिन। कैसे निकालेंगे? एक सप्ताह में होता है 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो अगर हम 7 को 365 से भाग दे 365 को 7 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? सप्ताह निकल जाएगा। तो अगर हम 365 में भाग दें किससे? 7 से, तो 7 बचे 35, एक बचा बन गया 15, 7 दूनी 14। तो जो एक बचा इसे ही बोलते हैं शेष दिन। शेष दिन, या इसे क्या बोलेंगे? अतिरिक्त दिन। दोनों एक ही बात है। आप चाहे शेष दिन बोलिए इसे, चाहे अतिरिक्त दिन। और ये 52 क्या आ गया? 52 आ गया हमारा सप्ताह। ठीक है ना? तो जो लीप वर्ष है उसमें कितना सप्ताह होगा? उसमें होगा 52 सप्ताह और एक शेष दिन या अतिरिक्त दिन होता है। किसमें? साधारण वर्ष में। अगर हम लीप वर्ष में देखें तो इसमें भी सप्ताह कितना होगा? सप्ताह तो 52 ही होगा, लेकिन जो शेष दिन है वो कितना होता है? वो होता है 2। भाई अगर 366 को 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, ठीक है ना, और 7 दूनी 14। यहां पर शेष कितना बच गया? शेष बच गया 2 दिन, और 52 क्या आ गया? सप्ताह आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि जो साधारण वर्ष है उसमें होते हैं 365 दिन, और अगर 365 दिन में हम लोग सप्ताह निकालें तो साधारण वर्ष में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह, एक शेष दिन होगा। ठीक उसी प्रकार जो अधिवर्ष या लीप वर्ष है उसमें 366 दिन होता है। तो यहाँ पर सप्ताह तो 52 ही होगा, लेकिन शेष दिन कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, क्योंकि 16 में से जब 14 को घटाएंगे तो शेष दिन कितना आएगा? 2 आएगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो जो साधारण वर्ष है यहाँ पर फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। जो साधारण वर्ष है वहां पर फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, जबकि जो लीप वर्ष है यहाँ पर फरवरी का महीना कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। इसीलिए जो लीप वर्ष है वो साधारण वर्ष से एक दिन ज्यादा होता है। यहाँ पर 365 है क्योंकि यहाँ पर फरवरी का महीना 28 दिन का है। यहाँ पर 366 दिन है क्योंकि यहाँ पर फरवरी का महीना कितने दिन का है? ये जो फरवरी है यहाँ पर 29 दिन की होती है।
साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 शेष दिन होगा, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 शेष दिन होगा। सप्ताह कैसे निकालते हैं? दिनों की संख्या को 7 से भाग दे देंगे। जैसे 365 है तो 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, यहाँ 36 में से 35 गया 1 और 5, 7 दूनी 14। तो ये 52 क्या निकला है हमारा? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होगा, 1 शेष दिन बच जाएगा। जबकि जो लीप वर्ष है वहां भी 52 सप्ताह ही होगा, लेकिन शेष दिन कितना बचेगा? 2 दिन बचेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हेडिंग क्या है? लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करना। साधारण वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करना। तो जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाएंगे उन्हें बोला जाएगा लीप वर्ष। उन्हें क्या बोला जाएगा? लीप वर्ष। और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है उसे कहते हैं साधारण वर्ष। देखते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित होंगे, विभाजित क्या? पूर्णतः विभाजित। जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे उन्हें लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। और ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है ना? तो जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसका आंसर पॉइंट में या दशमलव में ना आए, तो उसे कहेंगे हम लोग लीप वर्ष। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात इसको विभाजित करने पर उत्तर किसमें आ जाए? दशमलव में आ जाए, तो वो लीप वर्ष ना हो कि क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा वो होगा लीप वर्ष, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे कहा जाएगा साधारण वर्ष। तो यहां पर हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि 4 से विभाज्य का नियम क्या है। 4 से विभाज्य का नियम, इससे क्या होगा? आसानी होगी। तो 4 से वही संख्या विभाजित हो। 4 से विभाज्य का नियम का मतलब है कि 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड या विभाजित होगी। तो इसके लिए 2 रूल हैं। पहला, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर यहां पर हम लोग क्या लिख दें? 100 लिख दें, ठीक है ना? तो 100 में क्या है? इकाई में भी 0 है और दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में भी 0 और दहाई में भी 0। इसका मतलब 100 किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से। 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 1500 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया। इन सबके इकाई दहाई में क्या है? इकाई दहाई में क्या है? 0 है। अर्थात ये सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब उस संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल कहता है जब किसी संख्या का इकाई और दहाई, जब किसी संख्या का इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह
पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें, 1996 लिख दें, तो ये हो गया, इसका 6 हो गया इकाई और 9 क्या हो गया, दहाई। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें, किसको, 96 को, इकाई दहाई, तो पहले क्या होगा, 4 दूनी 8, 9 में 8 निकल गया, कितना बचा, 1 बन गया 16 और 4 चौक 16। इसका मतलब 1996 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया। और बात करें हम लोग जैसे 2004, इकाई दहाई, ये क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार क्या बात करें 2024 की, इकाई दहाई, जो 24 है 4 से क्या होगा, कट जाएगा, तो 2024 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बात करें 2036 की, तो 36 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2036 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। ये किस लिए बताए, क्योंकि जब हम लोग लीप वर्ष और साधारण वर्ष चेक करेंगे तो हम पूरी संख्या को ना काटें, इकाई और दहाई उसका देख लें। अगर इकाई दहाई 4 से कटता है तब तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, और अगर इकाई दहाई 4 से कट गया, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से कट जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वह संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, साधारण वर्ष बोल देंगे। जैसे अगर यहाँ पर क्या लिख दें, 1995 लिख दें, तो अब देखिए इकाई और दहाई, भाई 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, एक बचा, बन गया 15, ठीक है ना। अब 4 तिहाई 12। अब आगे ले जाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में उत्तर हमें नहीं लाना है, पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तब तो लीप वर्ष होगा, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, उसका उत्तर पॉइंट में या दशमलव में आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोला जाएगा। चलिए इस पर आधारित एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। एक दे दिया जाए 2018, एक दे दिया जाए 1916, एक दे दिया जाए 1536 और एक दे दिया जाए 2032। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। जब भी प्रश्न को हल करिएगा, किसी भी विषय की बात हो, चाहे जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो प्रश्न को सही से पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न में कभी कभार क्या दिया रहता है, नहीं है, और इस नहीं को ध्यान से नहीं देखा जाता और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला काम क्या होता है एग्जाम में, कि प्रश्न को सही से पढ़िए। अगर ये नहीं देखे तो आप क्या निकाल देंगे, कौन सा लीप वर्ष है। तो पूछा कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष वही नहीं होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। भाई जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। डिवाइड होने का मतलब है पूर्णतः पूरा पूरा कट जाए, उसका उत्तर दशमलव में ना आए। तो नीचे से करते हैं, देखिए इसका इकाई और दहाई, ये कितना है, 32 है, और 32 4 से कटता है, 4 8 32। अगर 32 4 से कट गया, इसका मतलब 2032 भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 2032 क्या हो गया, लीप वर्ष। पूछा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। 1536 की बात करते हैं, तो इकाई दहाई 36 भी 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1536 भी क्या है, लीप वर्ष है। 16 की बात करते हैं, 4 चौक 16, इकाई दहाई 16 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1916 भी क्या है, लीप वर्ष है। और पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई दहाई कितना बना, 18, 18 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 चौक 16 होगा, लेकिन फिर 2 बच जाएगा, तो आगे दशमलव लगाकर हल करना पड़ेगा आपको। तो अगर इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 पंचे 20 हो गया ना, यहाँ 0 लगाएंगे आप, फिर 4 चौक 16, यहाँ बचा 2, अब दशमलव लगाएंगे
तो 0 बढ़ जाएगा, 20 बन जाएगा। अब 4 पंचे 20, मतलब डिवाइड तो हुआ लेकिन इसका उत्तर किस में आ गया, दशमलव में आ गया। और लीप वर्ष के लिए क्या आवश्यक है, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, उत्तर दशमलव में नहीं आएगा, तब उसे बोलेंगे लीप वर्ष। अगर उत्तर दशमलव में आ गया तो उसे क्या बोला जाएगा, साधारण वर्ष। एक इसको देख लेते हैं, अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 1916 को, तो 4 चौक 16, कितना बच गया यहाँ पे, 3 बन गया। और कितना बच गया, 31, 4 सते 28, कितना बचा यहाँ पर, 3 बन गया। तो कितना बन गया, 36, और 4 9 36। अब देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका उत्तर दशमलव में नहीं आया। तो यहाँ पर 1916, 1536, 2032 ये तीनों क्या हैं, लीप वर्ष हैं, जबकि 2018 क्या है, उसे बोला जाएगा शताब्दी वर्ष। नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, शताब्दी वर्ष। क्या है, शताब्दी वर्ष, सेंचुरियन ईयर। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाते हैं। शताब्दी वर्ष क्या है, ऐसे वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाएंगे उन्हें बोला जाएगा शताब्दी वर्ष। क्या लिखेंगे, ऐसे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या ध्यान रखना है, 100 से, 100 वर्ष को ही शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, जो 100 से डिवाइड होगा, जो 100 से डिवाइड होगा क्या बोलेंगे उसे, शताब्दी वर्ष। अगर उदाहरण की बात करें कि शताब्दी वर्ष क्या क्या हो सकता है, तो क्या होगा, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ETC आदि। तो ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब देखिए सबके शताब्दी वर्ष के इकाई दहाई में क्या है, 0 है। तो जिस संख्या के इकाई दहाई में 0 होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, और जिस संख्या के इकाई दहाई में 0 होगा वो किससे डिवाइड होगा, 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर इसको 100 को 100 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कट गया, 2 बचा। चाहे जिस संख्या काटो, अगर इसको 1200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 क्या होगा, कट गया, तो क्या बचा, 12 बचा। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई दहाई में क्या होगा, 0 होगा, वो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ऐसे वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अब यहां पे एक बात है जो ध्यान रखने योग्य है, नोट लिखते हैं। नोट में क्या है, सभी शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। क्या होगा, जो शताब्दी वर्ष होगा, देखिए भाई जो शताब्दी वर्ष है उसके भी इकाई दहाई में क्या होगा, 0 होगा। और 4 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से ऐसी भी संख्या कट जाती है जिसके इकाई दहाई में क्या हो, 0 हो। तो सभी शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। तो कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, देखिए जो शताब्दी वर्ष
400 से विभाजित होगा, 400 से विभाजित होगा, उसे लीप वर्ष कहेंगे, उसे लीप वर्ष कहेंगे। और जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होगा, उसे साधारण वर्ष कहेंगे, उसे साधारण वर्ष कहेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। पहली बात बोला है कि सभी शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। भाई जैसे कोई संख्या हम यहाँ पर 500 रख दें, तो 500 संख्या के क्या है, इसके इकाई दहाई में क्या है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी और 100 से भी डिवाइड होगी ना। ये 500 संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 100 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 500 को हम लोग लीप वर्ष मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि वही शताब्दी वर्ष। देखो पहली बात तो आपको ये समझना कि ये शताब्दी वर्ष है कि नहीं है। अब ये संख्या चूंकि 100 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब 500 क्या है, 500 शताब्दी वर्ष है। और वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो किससे डिवाइड होगा, 400 से। जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा उसे लीप वर्ष कहेंगे, और जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। तो इस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर जैसे संख्या यहां पर क्या है, संख्या यहां पर 100 है। अब पहली बात तो देखिए आप कि 100 4 से भी कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा ना, 100 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा जो 100 है। तो क्या इसे आप लीप वर्ष मान लेंगे? नहीं। अगर कहीं पर शताब्दी वर्ष आ रहा है तो उसे आपको 4 से नहीं चेक करना है, किससे चेक करना है, 400 से। अब देखिए ध्यान से, चूंकि जो 100 है वो शताब्दी वर्ष है, और वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से कटेगा। तो ये संख्या 400 से विभाजित नहीं होगी, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग 100 को लीप वर्ष नहीं मानेंगे, लीप वर्ष नहीं मानेंगे। 200 भी क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन 400 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 300। अब देखिए 400 में, 400 क्या है, 400 शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष कैसे जाने आप शताब्दी वर्ष है, तरीका वही है, जो संख्या 100 से विभाजित होगी उसे शताब्दी वर्ष कहा जाएगा। जो संख्या 100 से विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। इसका मतलब जो 100 है वो 100 से डिवाइड हो रहा है, भाई 100 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 400 क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो अब हमें अगर ये शताब्दी वर्ष है 400, तो इसे लीप वर्ष तभी मानेंगे जब ये 400 से डिवाइड होगा। तो जो 400 है वो 400 से क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 400 क्या है, 400 शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। 400 क्या है, शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। तो हम लोग इसे शताब्दी लीप वर्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शताब्दी लीप वर्ष। अब 500 की बात करेंगे तो 500 100 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 500 क्या है, शताब्दी वर्ष है। अगर ये शताब्दी वर्ष है, इसे हम लोग 4 से नहीं चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 400 से। अब बताइए 500 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 500 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। क्या है ये, साधारण वर्ष है। ठीक उसी प्रकार 600 शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। 700 शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। 800 की बात करें, अब देखिए जो 800 है ये शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है, और इसे हम लोग लीप वर्ष भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये 400 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 400 इकन्नम 400 और 400 दूना 800। जो 800 है वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 800 शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। अब आगे 900 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आगे 1000 क्या होगा,
लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा? अब देख लीजिए 400 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 0 से 0 कट गया। अब 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, कटेगा तो, लेकिन इसका उत्तर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। इसका मतलब 1000 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। उसी प्रकार 1100 क्या है? शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। अब 1200 की बात करें तो 1200 शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है, क्योंकि जो 1200 है वो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि यहां पर लीप वर्ष दो तरीके से किया जा रहा है, एक तो 4 से डिवाइड करके, एक 400 से डिवाइड करके। तो 4 से डिवाइड वही करेंगे हम लोग जो शताब्दी वर्ष नहीं होगा। जैसे जैसे अगर यहां पर दे दिया जाए 1996, तो बताइए 1996 शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? नहीं है। कैसे जाने? क्योंकि 1996 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 100 से पूर्णतः विभाजित वही संख्या होगी जिसके इकाई दहाई में क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर इसके इकाई दहाई में 0 नहीं है, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। और अगर ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो इसे हम लोग 4 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 4 से। और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है ना? अब ये शताब्दी वर्ष नहीं था तो हम लोग इस संख्या को 4 से डिवाइड कर लिए। अब यहीं पर अगर संख्या आ जाए कितना? 1600, तो अब देख कर जान गए आप कि 1600 क्या है? शताब्दी वर्ष है। 1600 क्या है? शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 1600 के इकाई और दहाई में क्या है? 0 है। और जिस संख्या के इकाई दहाई में शून्य होगा, 0 होगा, वो संख्या 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब 1600 शताब्दी वर्ष है तो इसे हम लोग 4 से नहीं चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे? 400 से चेक करेंगे। ठीक है ना? किस संख्या से चेक करेंगे? 400 से। और ये 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1600 क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। इसे हम लोग शताब्दी वर्ष भी कहेंगे और लीप वर्ष भी कहेंगे। तो कह सकते हैं शताब्दी लीप वर्ष। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कैलेंडर में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी 100 वर्षों में? क्या पूछा है? 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? हाँ, आप लोग लीप वर्ष में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो लीप वर्ष होता है हर 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष क्या होता है? प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए 1988 को लेते हैं तो 1988 क्या है? लीप वर्ष है। देखिए इकाई और दहाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1988 भी 4 से कट जाएगा। तो 1988 क्या है? लीप वर्ष। अगला लीप वर्ष कब आएगा? 4 साल बाद 1992। अगला लीप वर्ष 1996। ठीक है ना? जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 साल के अंतराल पर आता जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो आप लोग ये जानते हैं कि लीप वर्ष में ही फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, 28 की होती है। तो 100 वर्षों में 29 फरवरी पूछा है। इसका मतलब ये पूछा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। भाई चाहे 29 फरवरी पूछ लिया, इसको ऐसे पूछ सकता है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, क्योंकि लीप वर्ष में ही फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? 4 से डिवाइड करके। किससे डिवाइड करके? 4 से। तो अगर हम 100 को 4 से भाग दे देंगे, 4 से, तो क्या निकल आ जाएगा? लीप वर्ष। क्योंकि किसी भी संख्या को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो जो बचता है वही क्या होता है? उसका लीप वर्ष होता है। जब 4 से डिवाइड करेंगे, भाई अगर इसको डिवाइड करना हो तो 4 से पूरा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 4 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? लीप वर्ष निकाल सकते हैं। जब 100 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 2, बन गया 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 25 लीप वर्ष। जबकि 25 लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताए थे
कि सभी शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं, सभी शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा उसे बोलेंगे लीप वर्ष, और जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होगा उसे बोलेंगे साधारण वर्ष। अब यहां पर देखते हैं, निकल तो आया 25, लेकिन 25 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में सन 100 आ रहा है वो क्या है, वो शताब्दी वर्ष है। देखिए ध्यान से, अगर हम सन 1 से स्टार्ट करते हैं, सन 1 से, सन 1 हो गया, ठीक है ना, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, सन 3 हो गया, सन 4 हो गया, ये पहला लीप वर्ष आ गया आपका। भाई सन 100 वर्ष में पूछा है ना, तो पहले सन 1 लाएंगे, सन 2, सन 3, सन 4, सन 5, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो सन 1 लीप वर्ष नहीं है, सन 2 लीप वर्ष नहीं है, सन 3 नहीं है, लेकिन सन 4 क्या है, जो सन 4 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 4 क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, 4 साल बाद। तो हम लोग 4 साल आगे बढ़ के जान लेते हैं कितना लीप वर्ष है। तो 4 में 4 जोड़ेंगे कितना, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और क्या आ गया, 100 आ गया। तो हमें ढूंढना क्या है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार आएगा, ठीक है ना। तो ये सन 4 क्या था, लीप वर्ष था, और लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। तो काउंट कर लेते हैं कितना लीप वर्ष हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इसको जोड़ के यहाँ पे क्या आ रहा था, 25 लीप वर्ष। जबकि आप ध्यान दीजिएगा, जो सन 100 है, जो सन 100 है ये क्या है, ये है भैया शताब्दी वर्ष। क्या है ये, शताब्दी वर्ष। और वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो सन 100 है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर इसी 25 में से एक निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, 100 निकालिए। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 24 लीप वर्ष। इसका मतलब हुआ कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आंसर क्या हुआ, 24 बार आएगी। या पूछ ले कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो क्या बताएंगे, 24 बार आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर चेंज कर देते हैं, हम यहां पर दे देते हैं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 400 को 4 से भाग दे देंगे। भाई 4 से भाग देंगे तभी तो क्या आएगा, हमारा लीप वर्ष निकल कर आएगा। तो जब हम 400 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन 100 लीप वर्ष होगा नहीं। जब 400 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 100 लीप वर्ष होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले सन 1 से कहां चलेंगे, सन 1 से 100 तक जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक सन 101 से कहां तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे। फिर सन 201 से कहां तक जाएंगे, 300 तक जाएंगे। फिर सन 301 से कहां तक जाएंगे, सन 400 तक जाएंगे। तो अभी इसके पहले जो बताए थे आपको कि सन 1 लीप वर्ष है नहीं, ठीक है ना, 2, 3 नहीं, 4 है। 4 मतलब सन 4 से लेके 1996 तक कितना लीप वर्ष आया था, यहाँ पे 24 आया था। कितना आया था, 24। तो यहाँ भी कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। भाई सन 100
सन 100 शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। इसके पहले भी निकाले थे हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 24, क्योंकि सन 200 क्या है शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, ये भी 24 आ जाएगा। 300 शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, यहाँ भी 24 आ जाएगा। लेकिन जो 400 है वो शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है, इसलिए यहाँ पे कितना आया 25 आया। तो टोटल कितना हो जाएगा ऐड करेंगे, 4 4 8 4 12, 12 5 17 के साथ हासिल 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितना आ गया 97 बार। तो अगर पूछा जाए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब ये कैलेंडर की कुछ बेसिक बातें थी, कैलेंडर की कुछ बेसिक बातें थी। तो कभी कभार यहां से प्रश्न भी पूछ लेता है कि कौन सा लीप वर्ष है नहीं है, या शताब्दी वर्ष देख के पूछ लेगा। यह क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे दीजिएगा। ए दे देगा क्या 2400, एक दे देगा क्या 1800, एक दे देगा 1632 और एक क्या दे देगा 1328। क्या बताना है यहां पर कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो 2 बातें आप सीखे हो कि अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो तो उससे उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो लीप वर्ष मानेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष हो तो उसे 4 से ना चेक करके 400 से चेक करना है। पहली बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 2400 की। तो यहां ध्यान दीजिएगा 2400 किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से। इकाई दहाई में क्या है 0 है, इसका मतलब जो 2400 है वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात जो 2400 है क्या है, वो शताब्दी वर्ष है। 2400 क्या है, शताब्दी वर्ष है। और वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा। तो 2400 400 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 00 कट जाएगा और 4 से 24 कट जाएगा। इसका मतलब जो 2400 क्या है, शताब्दी वर्ष और प्लस लीप वर्ष दोनों है। पूछा क्या है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब 2400 क्या है, शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। 1800 की बात करें, अब देखिए 1800 भी क्या है, 1800 भी क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है। और वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या 400 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। तो पूछा था कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया 1800। अब 1632 की बात करें तो बताइए 1632 और 1328 ये दोनों शताब्दी वर्ष नहीं है। भाई शताब्दी वर्ष वही होगा जिसके इकाई दहाई में क्या हो 0 होगा, वही तो शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये देखिए 32 इकाई दहाई 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या है ये लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी वर्ष नहीं है। ये भी 28 4 से डिवाइड हो जाते भी क्या है, लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अगर शताब्दी वर्ष पूछा जाए तो वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। शेष दिन या अतिरिक्त दिन ज्ञात करना।
शेष दिन या अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। तो ये कैसे निकालते हैं? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे शेष दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष दिन या अतिरिक्त दिन। मतलब दिनों की संख्या को, कोई भी दिन ले लो, उसको जब 7 से भाग दे देंगे, उसमें जो शेष बच जाएगा उसे ही कहा जाएगा शेष दिन या अतिरिक्त दिन। अब यहां पर हम लोगों को महीना, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना? ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। इसका मतलब हुआ कि 4 महीने, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये चारों महीने 30 दिन के होते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। फरवरी के बारे में आप जानते हैं, अगर साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी, और अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। उसके बाद जितने महीने बचे सब कितने दिन के होंगे? 31 दिन के होंगे। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये चारों महीने 30 दिन के होते हैं। 28 या 29 की फरवरी, फरवरी या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा, बाकी सब 31। उसके बाद जितने महीने बचे सब कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। या आप ऐसे याद रखिएगा, ये जो आपका हाथ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर है वो 31 का होगा, जो नीचे होगा वो कितने का होगा? 30 का होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो ऊपर होता है वो 31 का, और जो नीचे होगा वो 30 का या 28 का होगा। और साल के 2 महीने, साल के 2 महीने जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं लगातार। साल के 2 ही महीने ऐसे हैं जो लगातार कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। फिर से देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये महीने आपको एकदम याद कर लेने हैं, क्योंकि जब आपको ये नहीं याद होगा महीना तो क्वेश्चन हल करने में आपको टाइम लगेगा, और एग्जाम में भैया टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो यहां लिख लेते हैं, शेष दिन देख लेते हैं, महीना, दिन और शेष दिन। तो साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो साल का पहला महीना कौन सा होता है? साल का पहला महीना होता है जनवरी, और साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। तो जनवरी का महीना कितने का? 31 का, फरवरी या 28 या 29 मार्च, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 का महीना सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 और दिसंबर 31 का होता है। साल के 2 महीने ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त।
जो लगातार 31 दिन के होते हैं। तो अभी आपको क्या बताए थे, शेष दिन कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या को 7 से भाग दे देंगे और जो बचेगा उसे ही बोलेंगे शेष दिन या अतिरिक्त दिन। तो जब हम 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, भाई 7 को 31 में भाग देंगे तो 28 निकल कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 3। जो महीना 31 का होगा 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा, 3 शेष बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। अगर महीना 30 दिन का है तो 7 चौक 28 कितना बचा, 2 शेष बचा। अगर महीना 29 का है 7 चौक 28 कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। और महीना 28 का है तो 7 चौक 28 शेष कितना बचा, 0 बचा। तो अगर कोई महीना 31 दिन का होगा तो उसमें 3 शेष बचेगा, 30 का होगा तो 2 शेष बचेगा, 29 का होगा तो 1 शेष बचेगा और 28 दिन का होगा तो 0 शेष बचेगा। तो यहाँ जब जनवरी 31 का है तो कितना शेष, 3। अब फरवरी 28 का होगा या 29 का होगा, तो 28 का होगा तो 0 शेष और 29 का होगा तो 1 शेष। मार्च 31 का 3 शेष, अप्रैल 2, 7 चौक 28, 2 बचा। यहाँ पर 3 शेष, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 3, 2, 3, 2 और 3। तो बस अगर महीना याद रहेगा कि महीना कितने का है, अगर 31 का है तो 3 शेष, महीना 30 का है तो 2 शेष, महीना 29 का है तो 1 शेष बचेगा। और फरवरी मान लो 28 दिन की है तो वहां पर शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा या 0 बचेगा। तो आपको करना क्या है, महीने एकदम याद होने चाहिए, कंफ्यूजन ना हो कि जुलाई 30 का है या 31 का है, सितंबर 30 का है 31 का है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। तब आपका जो सवाल होगा वो तेजी से सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए आगे अब देखते हैं हम लोग कि कैलेंडर पर आधारित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कैलेंडर होता है उसमें पहला प्रकार क्या होता है, उसमें जो पहला प्रकार बनता है वो होता है दिनांक में परिवर्तन। क्या, दिनांक में परिवर्तन, चेंज इन डेट। दूसरा प्रकार होता है उसे बोलते हैं दिनांक और महीने में परिवर्तन। जो तीसरा होता है वो होता है साल में परिवर्तन। चौथा होता है दिनांक, महीने और साल में परिवर्तन। और पांचवा टाइप होता है विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, 5 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या है, दिनांक में परिवर्तन, चेंज इन डेट, मतलब ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसमें साल और महीना साल और महीना सेम होगा, समान होगा, लेकिन क्या बदला रहेगा, दिनांक, डेट में बदलाव होगा। दिनांक और महीने में परिवर्तन, यहाँ पे दिनांक, डेट और महीना अलग होगा लेकिन साल क्या होगा, समान होगा। तीसरा साल में परिवर्तन, डेट वही रहेगी, महीना वही रहेगा, साल बदल जाएगा। जैसे पूछ ले कि 30 जून 2025 को सोमवार है तो 30 जून 2047 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। और चौथा क्या है, दिनांक, महीने और साल में परिवर्तन, मतलब यहाँ पर डेट भी बदली रहेगी, महीना भी बदला रहेगा और साल भी बदला रहेगा। और लास्ट है विविध प्रकार के प्रश्न, इसमें कम से कम 8, 9, 10 टाइप बनते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। और एग्जाम में जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं 50% प्रश्न यहीं से आते, कहाँ से, विविध प्रकार के प्रश्न से। जो संभावना है या पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में 50% यहीं से आते हैं। इन सब का रूल कितना है, 10%, 10%, ये भी क्या है 10%, ठीक है ना। और ये कितना हो जाता है 20%। तो ये 20% पूछे जाने की संभावना, ये सब 10% है। और 50% कहाँ से पूछा जाता है, विविध प्रकार के प्रश्न से। तो आगे आने वाली क्लासों में हम लोग इन सब पर बातें करेंगे। और आज आपको जो पढ़ाया गया है उसको सही से समझ लीजिएगा, या जो पहली बार, जो लोग कैलेंडर को पहली बार पढ़ रहे हैं
प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि खुद का लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। लिखेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे तो आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। और आगे भी इसी के साथ हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं क्या, देखिए एक बात है, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहला तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तर्क शक्ति। दूसरा विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान। फिर क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। अभी ये 3 चल रहा है। तो अब प्रॉपर इसकी क्लासें आपको मिलेंगी अल्टरनेट करते हुए। भौतिक विज्ञान की क्लासें काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हुई हैं, तो आगे भौतिक विज्ञान की क्लासें भी अपलोड होंगी, और पर डे एक ही क्लास हो पाएगा, तो अल्टरनेट करके ये क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आप लोग इसको पढ़िए और इनका नोट्स बनाते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताया करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।